प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न का चौथा पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें इसमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर हम जो इसमें उत्तर प्राप्त होगा उसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने इसका बेसिक बताया था, तो जो भैया बहन कल का वीडियो ना देखे हों वो कल का वीडियो पहले देख लें, तभी आज का समझ में आएगा। और यदि आज यहीं से आप देखना प्रारंभ करते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, क्योंकि कल हम लोगों ने कैसे प्रत्येक पद में भाग करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था, प्लस माइनस का रूल सीखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आपका वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में x - 3 और यहाँ पर लिखा है 2x + 1। तो इसका मीन्स क्या है कि हमें इसमें जितने भी पद लिखे हैं उन सभी पदों से इसके सभी पदों में गुणा करना है। क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो इसका हम गुणा करेंगे, x का गुणा जब हम करेंगे 2x के साथ में तो हमको प्राप्त होगा 2x²। इसके बाद हम x का गुणा करेंगे +1 के साथ, तो हमको प्राप्त होगा x x यानी +x। और -3 का जब गुणा हम करेंगे 2x के साथ में तो हमको प्राप्त होगा -6x, क्योंकि माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर इसके आगे है प्लस, तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि माइनस प्लस का जब गुणा होता है तो वहां पर हमें सदैव माइनस प्राप्त होता है। इसके बाद में हम अंकों का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और x लगा है साथ में ये भी, तो ये हो जाएगा 6x। इसके बाद में अब हम करेंगे गुणा -3 का +1 के साथ। यहाँ पर भी वही चीज है, पहले चिन्हों का गुणा हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस, और 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो हमें मिलेगा 3 बराबर। यहाँ पर भी x से हमें इन सभी पदों में गुणा ही करना है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी पदों और x के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। जब हम ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो इसका मीन्स ये है कि हमें x से ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद लिखे हैं यहाँ पर भी हमें गुणा ही करना है। तो x का गुणा जब हम करेंगे x के साथ तो हमको प्राप्त होगा x² प्लस x का गुणा जब 5 के साथ करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए ये धनात्मक है, यहाँ पर ये 5 भी धनात्मक है, तो इसलिए जब प्लस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस प्राप्त होगा हमें, और x और 5 का जब गुणा होगा तो हमें 5x प्राप्त होगा। अब इसको हम पक्षांतर करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कोई पद समान है क्या। यदि समान है तो यहीं पर हम कैंसिल कर दें, और यदि नहीं समान है तो हम पक्षांतर करते हैं। हालांकि आप पक्षांतर करके भी उनको कैंसिल कर सकते हैं। जब उधर से इधर आएगा, कल के वीडियो में मैंने बताया था, तो किस तरह से उसका मान वहां पर 0 हो जाता है, वो सब मैंने कल बताया था, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं उसे। 2x² प्लस x - 6x - 3 बराबर x² प्लस 5x। तो यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर है 2x², तो इसका जो गुणांक है वो सेम है नहीं तो यहीं पर एक कैंसिल हो जाता। यहाँ पर प्लस x है अर्थात प्लस 1x है, और यहाँ पर प्लस 5x है, यहाँ पर भी इसका गुणांक सेम नहीं है। इसको यदि हम देखें तो माइनस का 6x है, आगे कोई इस टाइप का पद ही उसमें नहीं है, ये यहाँ पर है तो प्लस का 5x है, और यहाँ पर ये है माइनस का 3 है, इधर भी हमें कुछ अभी नहीं दिख रहा है। अभी हम एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर आगे मिल जाएगा कुछ तो कैंसिल कर देंगे, अन्यथा हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x², ये प्लस x है, ये -6x है, तो ये प्लस x में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, प्लस का 1x है,
तो 1x में से जब 6x घटेगा तो हमको माइनस का 5x प्राप्त होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 5x, और यहाँ बच गया -3, तो हमने लिख दिया -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर देखिए 5x माइनस का 5x है, यहाँ पर प्लस का 5x है। अगर इनके सामने जो चिन्ह लगे हैं वो समान होते तो इनको हम सीधे कैंसिल कर सकते थे, इस पक्ष से इस पक्ष में, लेकिन इनके चिन्ह असमान हैं। तो जब ये प्लस का 5x है इधर आएगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 5x एक इधर ऑलरेडी है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये x स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस 5x है इधर, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे 0। अब जरा ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि यदि एक ही पक्ष में, किसी भी पक्ष में हमको असमान चिन्ह वाले दो पद मिल जाते हैं जिनका गुणांक सेम हो, तो फिर गुणांक और घात जिनकी सेम हो तो फिर वह कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 5x है, समान है, तो अब भी आप यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे जोड़ दो इनको कि माइनस का 5x ये भी एक ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, तो आपस में जुड़ जाएगी। तो आप जोड़कर चाहे ऐसे सीधे लिख दो, और चाहो तो सजातीय पदों को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए। तो हम सजातीय पदों को इकट्ठा ही ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर। सजातीय पद वही पद होते हैं जिनमें जो चर की पावर होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए चर की पावर है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो ये दोनों कैसे पद हैं? सजातीय पद हैं। इनको हम एक जगह लिख लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था कल के वीडियो में आपको कि जब एक ही पक्ष में हम पदों को इधर से उधर करते हैं चिन्हों समेत, तो उनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई भी पद बराबर के चिन्ह की उधर जाता है या उधर से इधर आता है तो फिर उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। और अगर एक ही पक्ष में हम यहां से उठाकर यहां रख रहे हैं या यहां से उठाकर यहां रख रहे हैं तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज लिख दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि उसको हम चिन्ह समेत उठाते हैं। यानी ये यदि हम यहाँ पर 2x स्क्वायर के बाद में x स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर चिन्ह समेत ही हम इसको यहाँ पर लाएंगे। तो ये यहाँ पर आ गया, तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में और तो कोई सजातीय पद ऐसा दिख नहीं रहा है जिसकी पावर 2 हो। तो फिर हम देखते हैं अगला, ये है -5x, तो इसको हम लिख देते हैं -5x। अब यहां पर देखिए चर की पावर है 1, तो इसमें और ऐसे कितने पद हैं जिनमें चर की पावर 1 है? यदि चर की पावर 1 है तो फिर वो इसका सजातीय पद है। तो यहां पर देखिए माइनस का 5x है और यहां पर भी देखिए ये इसको तो हम लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें चर की पावर 2 है। यहां पर देखिए चर की पावर 1 है, अर्थात ये और ये सजातीय पद है, तो इनको हम एक जगह लिख सकते हैं। सजातीय हैं, एक जाति के हैं लोग, तभी वो एक जगह रहते हैं। एक जगह हम अपने बीच में कोई प्रोग्राम शेयर करते हैं, खाना पानी शेयर करते हैं, और अक्सर देखिए आजकल समाज में देखने को मिल रहा है कि हाँ अच्छा समस्याएं भी होती हैं। जैसे कुछ लोग हैं देखो मांसाहारी हैं, कुछ लोग हैं शाकाहारी हैं, तो एक ये भी कारण होता है कि हाँ कहीं ना कहीं समाज में पृथक्करण रहता है, हमें देखने को मिलता है। तो जो समान जाति के होते हैं वह अक्सर एक जगह रहना पसंद करते हैं, तो वही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया है। जो भी समान जाति के थे, सजातीय थे, उनको एक जगह कर दिया गया है ताकि इनके बीच में कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। समान जाति के जब लोग इकट्ठा कहीं हमें समाज में मिलते हैं तो उनके बीच में चीज़ों को हमें शेयर करना या उनके बीच में कोई भी कार्यक्रम करना आसान हो जाता है। जैसे अब इधर
योग दिवस का कार्यक्रम आ रहा है। यदि कोई एक ऐसा समाज मिल जाए या कोई एक ऐसा मोहल्ला मिल जाए जिसमें सभी योग करने वाले रहते हों, तो फिर वहाँ पर योग सिखाना, योग का कार्यक्रम करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। आप सभी को 21 जून 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। यहाँ पर देखिए -5x है, -5x को हम इधर ले आएंगे, -5x। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर बचा -3 जो कि एक अचर पद है और इसमें और कोई अचर पद है नहीं, तो इसको हम एक तरफ यहाँ पर लिख देंगे। तो -3 यहाँ से अगर हम उठाएंगे तो फिर यहाँ पर ऐसे एज इट इज लिख देंगे -3 और बराबर 0। अब जब समान जाति के यानी सजातीय पद इकट्ठा हो गए तो इनके बीच में हमें कैलकुलेशन करना आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये है 2x² और ये है -x²। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2x² में से x² कैसे घटाएं। कुछ बच्चे तो x से डरते हैं, XYZ के कारण में गणित नहीं सीख पाते हैं। कल भी मुझे एक छात्र मिला ऐसा जो कहने लगा कि आज तक हम x का मान नहीं जान पाए, इसीलिए हम गणित नहीं सीख पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो XYZ से डर जाते हैं कि बस सोचते हैं गणित बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो x है ये चर राशि है। ये चर मैंने बहुपद में बता दिया है, बहुपद वाले चैप्टर में। चर का मतलब होता है, आप उसका सामान्य अर्थ में ऐसा भी अर्थ दे सकते हैं कि चल अर्थात जो चलायमान रहता हो, जिसका मान बदलता रहता हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो क्या है? चर है। यहाँ पर x² लिखा है, यहाँ पर मुझे पता नहीं कि क्या है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो भैया यहाँ पर हो सकते तो यहाँ पर भी तो वही चीज है। तो अगर वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ है, और वही चीज में से वही चीज आप घटा दो, ठीक है? तो हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है इसका गुणांक, यहाँ पर 2 है और इसका गुणांक कितना है? यहाँ पर 1 है। इसको हम चाहे लिख दें और चाहे ना लिखें, क्योंकि 1 से जब आप गुणा करेंगे तो आपको x² ही प्राप्त होगा। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम गुणांक के बीच में जो कुछ भी जोड़ घटाव होना होता है उसको संपन्न कर लेते हैं, और फिर जो ये x² होता है ये तो इस 2 और 1 का गुणांक है ना, तो इसको हम एज इट इज बाद में गुणांक के रूप में उसके साथ जोड़ देते हैं, मतलब गुणांक के रूप में उसके पीछे लिख देते हैं। तो देखिए 2 में से आप, अब यदि ऐसा आप समझने में कंफ्यूजन अभी आ रही है, आपका लेवल थोड़ा डाउन है कि हाँ 2x² में से आप सीधे सीधे x² नहीं घटा सकते हैं, तो इसको ऐसे सीखिए कि पहले तो आप यहाँ पर x लिखा मीन्स क्या, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, जिसका गुणांक कुछ भी नहीं है उसका गुणांक वहां उसका गुणांक क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड है। तो उसको आप चाहो तो यहाँ प्रकट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मान बदलेगा भी नहीं। एक का जब आप गुणा करेंगे x² से तो आपको x² ही प्राप्त होगा। तो 2 में से आप पहले 1 घटा दीजिए, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 2 में से पहले आप 1 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए x² इसमें भी लगा है गुणांक के रूप में और x² इसमें भी लगा है गुणांक के रूप में, तो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए गुणांक के रूप में। बस इनके बीच में कैलकुलेशन हो गई। इसमें XYZ से डरना कैसा, ऐसे ही हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं चर और अचर के बीच में या 2 सजातीय पदों के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x²। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हम चाहे एक x² लिखें और चाहे केवल x² लिखें, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब 1 से इसमें देखो यहाँ पर इसके बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब कि यहाँ पर इसके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब आप 1 को x² से गुणा करेंगे तो आपको x² ही तो प्राप्त होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसको चाहे जिस संख्या में आप गुणा करें और चाहे जिस संख्या को आप 1 से भाग करें उसका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे देखिए, तो आगे ये देखिए 2 सजातीय पद इकट्ठे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए -5x और -5x। अब इनमें ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो है -5, यहाँ पर x का जो गुणांक है वो है -5। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया यहाँ पर आपको कि पहले गुणांक को सॉल्व कर लीजिए और फिर जो उनके पीछे चर लगा हुआ है गुणांक के रूप में उसको आप एज इट इज लिख दीजिए उसके साथ में, बस उनके बीच कैलकुलेशन संपन्न हो गई, समझ लीजिए। तो -5 और -5 आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि
जिस प्रकार से धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो -5 यहाँ देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी -5 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ने के बावजूद भी ये इनके सामने जो चिन्ह होगा वो ऋण का ही होगा, क्योंकि यदि दो कर्जदार व्यक्ति आपस में मिल जाएं तो क्या वह धनी थोड़ी हो जाएंगे, रहेंगे तो तभी वे कर्जदार ही। तो यहाँ पर -5 और -5 जुड़कर हमें मिल जाएगा 5 5 10, तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, तो -10। अब इसका जो गुणांक है यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तभी तो हमने इनको एक जगह रखा, हमने तभी तो डिसाइड किया कि हाँ ये सजातीय पद हैं, तो इनका जब गुणांक सेम है तो वो गुणांक यहाँ पर लिख दो। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं x, तो x² - 10x। फिर यहाँ पर बचा क्या, -3, तो आप इसको लिख दीजिए -3 और बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को आप ध्यान से देखिए और फिर आप मुझे ये बताइए कि इस समीकरण की घात कितनी है या इस समीकरण की डिग्री कितनी है। कल के वीडियो में मैंने आपको घात और डिग्री क्या होता है, डिग्री और पावर में डिफरेंस क्या होता है, ये सब अच्छे से समझाया था। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तभी आज का ये आपके समझ में आएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी समीकरण में जो चर की मैक्सिमम पावर होती है वह उस पूरे समीकरण की घात कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। तो यहां पर देखें तो यहां पर तो चर की घात 0 है, x की पावर 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो चर की पावर 0 है, यहाँ पर चर की पावर 1 है और यहाँ पर चर की पावर कितनी है, 2 है। तो ओवरऑल पूरे समीकरण में चर की जो मैक्सिमम पावर है, चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि उपरोक्त समीकरण की घात 2 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। हमने यहां पर लिखा है समीकरण की घात, यानी इस पूरे समीकरण की घात, किसी एक पद में किसी चर की घात के बारे में मैंने नहीं लिखा है, मैंने पूरे समीकरण की घात लिखा है। क्योंकि उपरोक्त समीकरण की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा है 2x - 1 2x - 1 into x - 3 x - 3 is equal to x + 5 x + 5 into x - 1 x - 1। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियोस देखें तो अपने पास हमेशा बुक जरूर रखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को उससे आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, और आगे कुछ हमें इबारती प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि समयाभाव में या वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने को इग्नोर करूँ। तो आप किताब में से क्वेश्चन देख लिया कीजिएगा, हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
या जो भी अगली वीडियोज होंगी उनमें भी इसी प्रकार से आपको हल मिलता रहेगा। और प्रश्न आप किताब से नोट करते रहिएगा या उससे देखते रहिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x का गुणा करेंगे x के साथ तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x²। फिर 2x का गुणा करेंगे -3 के साथ तो हमें प्राप्त हो जाएगा -6x। इसके बाद में -1 का गुणा करेंगे x के साथ में तो हमें प्राप्त हो जाएगा -x। और -1 का जब गुणा करेंगे हम -3 के साथ तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। और 1 और 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x का गुणा करेंगे x के साथ तो हमें मिल जाएगा x²। और इसके बाद में x का गुणा करेंगे -1 के साथ तो हमें मिल जाएगा -x। इसके पश्चात 5 से गुणा करेंगे हम इसके सभी पदों में, तो 5 से गुणा करेंगे जब हम +5 से +x में तो हमें प्राप्त होगा +5x। इसके बाद में +5 का गुणा करेंगे -1 के साथ तो प्लस माइनस का गुणा हमें माइनस प्राप्त होगा और 5 × 5। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का x, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -7x प्लस 3 बराबर x²। माइनस का 5x माइनस का x है और प्लस का 5x है। माइनस का x मतलब कि माइनस का 1x। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है बेसिक में कि हमेशा धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं। यदि हमारी धनात्मक संख्या छोटी है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वो हमको ऋणात्मक प्राप्त होता है। और यदि धनात्मक संख्या बड़ी है, ऋणात्मक संख्या छोटी है, तो हमें उत्तर धनात्मक प्राप्त होता है। तो 5x में से आप x को घटाएंगे, यानी 5x में से 1x को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा +4x, क्योंकि 5x जो है संख्या बड़ी है, 1x छोटी है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या आप घटाएंगे, यानी आपके पास यदि 5 रुपए हैं, 1 रुपए की आपने टॉफी खा ली तो आपके पास 4 रुपए बचे ना। तो आपके पास 4 रुपए हैं, कर्जा तो किसी का हो नहीं गए। तो यदि आपके पास बच रहे हैं शेष, तो फिर इसका मतलब कि वो प्लस का संकेत है। तो यहाँ पर हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा -5। अब इन सभी पदों का हम पक्षांतर कर लेते हैं, उनको उधर से इधर ले आते हैं और फिर सजातीय पदों को एक साथ लिखकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² -7x प्लस 3x² इधर प्लस में ही इधर आएगा तो हो जाएगा -x²। फिर इधर +4x है, इधर आएगा तो हो जाएगा -4x। और इधर है -5 तो इधर आएगा तो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए इनमें हम सजातीय पदों को इकट्ठा कर लेते हैं। चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यदि आप समझ चुके हैं अभी इस चीज को, इस नियम को, तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और लिखना चाहे तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। 2x² और फिर देखिए इसका सजातीय पद x² कहाँ पर है, देखिए इसकी चर की घात समान हुई यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा -x²। इकट्ठा हमने कर दिया इनको। एक ही पक्ष में पदों को इधर से उधर करते हैं तो चिन्हों समेत उनको हम इधर से उधर कर सकते हैं, उनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको चाहे आगे रख दें चाहे पीछे रख दें। तो ये -x² था, यहाँ आया तो ये -x² हो गया, वही रहा। फिर इसके बाद में -7x है, यहाँ पर देंगे -7x और -4x, तो इनको हम इकट्ठा कर देंगे -4x। इसके बाद में यहाँ बच रहा है +3 तो हम इसको लिख देंगे +3 और यहाँ पर बच रहा है +5 तो इनको भी हम यहाँ पर लिख देंगे +5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2x² में से जब आप एक x² घटाएंगे तो भी आप पहले समझ चुके हैं कि किस तरह से इनके बीच में घटाव या जोड़ की प्रक्रिया संपन्न होती है, या गुणा या भाग की। तो 2x² में से आप एक x² घटाएंगे तो बचेगा 1x², यानी कि x² माइनस, यहाँ पर देखिए दोनों ये ऋणात्मक संख्या है, -7x तो -4x, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो 7 और 4 11x हो जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर देखिए +3 और +5 दोनों धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह धन का रहेगा उनके आगे, तो 5 3 हो जाएगा या 3 5 8, तो +8 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरे समीकरण में जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम इसी चीज को लिख देंगे एक लाइन में कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। छठवां पार्ट है पहले प्रश्न का, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। x² + 3x + 1 को हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। x² + 3x + 1, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए x - 2 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम उसी के रूप में यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 और -2ab होता है, तो 2 × x 2x और फिर b का मान है 2, तो 2 दूनी 4x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x + 1, ये x² इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -x², ये +4 है इधर आएगा तो हो जाएगा -4, और ये -4x है इधर आएगा तो हो जाएगा +4x, और इधर बचा 0। एक ही पक्ष में, मैंने आपसे बताया था, एक ही पक्ष में यदि 2 पद ऐसे हैं जिनमें चर की घातांक और गुणांक समान है और विपरीत चिन्ह है, तो उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप उनको जब घटाएंगे उनके बीच में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है x² और -x², यहाँ पर x² के आगे कौन सा चिन्ह छिपा है, प्लस का चिन्ह छिपा है, अर्थात ये धनात्मक है, और यहाँ पर x² के आगे ऋण का चिन्ह लगा है, अर्थात ये ऋणात्मक है। तो विपरीत चिन्ह है तो इनको आप सीधे सीधे घटा सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, इनको जब आप सजातीय पदों को इकट्ठा करेंगे तो आप पाएंगे कि x² में से -x² जब होगा तो x² में से x² घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। x² को मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, x² मतलब क्या है कि हाँ कोई एक पंखा समझ लो, कोई एक पंखा है, ये आपका x² है मैंने मान लिया, ठीक। तो भैया पंखा में से पंखा घटाओ, पंखा में से आप पंखा को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो उसमें x और y और z से डरना कैसा, क्योंकि आपके पास एक ही पंखा था, उस पंखे को आपने किसी को उठाकर दे दिया, अपने रिश्तेदारी में या किसी को आपने दान कर दिया, तो आपके पास कितने पंखे बचे, 0 पंखे बचे। तो उसमें x y से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये प्लस का x² और ये है माइनस का x², ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ये है प्लस का 3x, इधर है प्लस का 4x, ये तो इनके बीच में कैंसिल करना पड़ेगा। ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 4, तो सिर्फ यही एक पद था जो कैंसिल हो सकता था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस का 3x और प्लस का 4x ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे प्लस का 7x। इसके बाद में प्लस का 1 और माइनस का 4, यानी कि 1 में से 4 घटेगा तो आपको मिल जाएगा -3, क्योंकि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आपको उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो 1 में से 4 घटेगा तो आपको मिल जाएगा -3। अब तो इधर कुछ बचा नहीं, ये कैंसिल आउट ही हो गया था। 3x 4x का आपने कैलकुलेशन करके 7x निकाल लिया और प्लस 1 और -4 का आपने कैलकुलेशन करके -3 निकाल लिया। अब इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इधर आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी है। यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। और हमने आपको पिछले वीडियो में जिसमें मैंने द्विघात समीकरण का बेसिक बताया हुआ है उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर अधिकतम घात जो है चर की वो 1 है, और जबकि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का कि उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है x + 2 का होल क्यूब x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये लिखा हुआ है a + b का होल क्यूब के रूप में। तो हम जानते हैं कि a + b का जो होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3a² और प्लस 3ab², ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले इस रूप में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 2³ प्लस 3 गुणे a का मान कितना है x, तो लिख देंगे x, और फिर b का मान कितना है 2, तो हम लिख देंगे 2। ये भी, और फिर ब्रैकेट में a + b। a का मान कितना है, a का मान है x, और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। b का मान है 2, तो लिख देंगे 2।
इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए 2x से हमें इसके सभी पदों में गुणा करना है। तो जब 2x का आप x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ बच्चों को हो जाती है। जैसे ध्यान से देखिए, जब आप x का गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ में तो आपको प्राप्त होगा x का क्यूब। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हाँ, हम जानते हैं किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो इस संख्या को अगर हम इसी संख्या से गुणा कर दें तो इसका विस्तार हो जाएगा x गुणे x, और यहां पर देखिए ये है आपका x। तो x गुणे x किसी भी संख्या को परस्पर उसी संख्या से 2 बार गुणा करना उसका घन कहलाता है। तो घन मीन्स होता है, घन को हम 3 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बराबर x की पावर 3। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं आधार और घातांक के नियम से। आधार देखिए सभी में सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और घातांक के नीचे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो जब भी कोई भी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें आधार सेम होता है, ये हम लोग 9th में सीख चुके हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनमें आधार समान होते हैं और बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं और आधार को वहां पर लिख दिया जाता है एक बार। तो x को यहाँ पर लिख दिया गया जो आधार है सभी में, और घातांक देखिए यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये 1 + 1 + 1 जुड़कर 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे हो जाता है। और इसके पहले यहाँ पर देखिए 2 गुणांक लगा है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको गुणा करना था 2x से ना x स्क्वायर में, तो 2 गुणांक लगा था तो आप x स्क्वायर x क्यूब के आगे 2 लगा दीजिए बस। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, आपको x y z से कोई डरने की बात ही नहीं है। ये हो जाएगा 2x का जब गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x क्यूब, और फिर 2x का गुणा करेंगे जब हम -1 के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये धनात्मक है, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो आपको माइनस प्राप्त होगा, और फिर 2x का जब गुणा करेंगे 1 के साथ में तो आपको 2x ही प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, और प्लस यहाँ पर देखिए इन सभी के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है क्योंकि बीच में कोई चिन्ह है नहीं, सभी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो 3 गुणे x 3x और गुणे 2, 3x का जब आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, या आप ऐसे कर लो कि 3 दूनी 6 और गुणे x तो हो गया 6x। और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है x + 2, तो इसको आप लिख लीजिए x + 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। इसको हम पुनः सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा करेंगे x के साथ तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6x क्यूब 6x स्क्वायर, और फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्लस ही है, प्लस का गुणा प्लस ही होगा। 6x का गुणा करेंगे हम 2 के साथ तो हो जाएगा 6 दूनी 12x, 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर है प्लस का 12x और यहाँ पर है माइनस का 2x, तो फिर इनको हम पक्षांतरी कर लेते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब। अच्छा, हम ऐसे भी पक्षांतर कर सकते हैं कि सीधे सीधे सजातीय पदों को इकट्ठा ही लिख दें, बाद में हमको एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, एक स्टेप को कम लिखना पड़ेगा। तो x क्यूब यहाँ पर लिखा है तो 2x क्यूब का पक्षांतर कीजिए तो सजातीय पद जहाँ पर है इसका वहीं पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये प्लस का 2x क्यूब है तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x क्यूब था तो आप इसको ऐसे सीधे से लिख दीजिए, कहीं इसको बढ़ा करके आप यहाँ मत लिख दीजिएगा कि x क्यूब क्या आप इधर लिखते हैं। हालांकि यदि आप यहाँ लिख देंगे तब भी आप उसको बाद में अगले स्टेप में इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका अनावश्यक काम बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब
और फिर यहाँ पर देखिए इससे छोटी घातांक किस चर की है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अभी 8 को हम ध्यान में रखते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर है प्लस का 6 स्क्वायर, हम लिख लेते हैं प्लस का 6x स्क्वायर। और यहाँ पर तो कोई है नहीं जिसमें चर की घात जो है वो 2 हो, तो उधर से हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं लाते हैं, इसको ऐसे दिखा नहीं देते हैं। फिर ये है प्लस का 12x, तो हम लिख देते हैं प्लस का 12x। और इस तरह से हमें इधर एक सजातीय पद मिल रहा है, तो ये -2x है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। और यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया था, प्लस का 8 हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, तो उसको हम उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो प्लस का 8 और बराबर इधर तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया आपका 0। अब इनके बीच में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1x³ में से जब आप 2x³ घटाएंगे तो एक छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से जब आप बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपको उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो 1x³ में से जब आप 2x³ घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -x³। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 1 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा -1। और गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 का x³ है और यहाँ पर -2 का गुणांक क्या है, x³। तो आप x³ यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप चाहे माइनस का 1x³ लिखिए चाहे x³ लिखिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करने पर उसका मान वही रहेगा। फिर आगे हम देखते हैं, तो ये है प्लस का 6 स्क्वायर और इसका सजातीय पद कुछ है ही नहीं आगे, तो इसको हम अभी वैसे लिखा रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 12x और प्लस 2x, तो दोनों धनात्मक आपस में जुड़ जाएंगे और हमें उत्तर एक धनात्मक प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 2x, ये हो जाएगा 14x और इसके बाद में है प्लस 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x³ है, ये x स्क्वायर है, तो ये अभी तो इकट्ठा लिखा ही है, तो यहाँ पर माइनस से प्लस लगा, तो इनके बीच में हम कुछ जोड़ घटाव कर देते हैं और फिर हमें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है, सवाल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सजातीय पद आपस में जुड़ते या घटते हैं या उनके बीच में ये प्लस माइनस की जो संक्रिया है वो पूरी होती है। विजातीय पद आपस में जुड़ते घटते नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अच्छा सजातीय पद कौन से होते हैं? जिनमें चर की पावर सेम हो। विजातीय पद वे पद होते हैं जिनमें चर की पावर सेम ना हो। तो यहाँ पर देखिए चर की पावर है 3, यहाँ पर है चर की पावर 2, तो बताओ भैया क्या ये सजातीय पद हैं? नहीं है, ये विजातीय पद हैं। तो विजातीय पद हैं, यदि वह एक जाति के नहीं है तो फिर अलग अलग ही रहेंगे, एक थाली में रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग ही रहते हैं। जैसा समाज में लोगों का व्यवहार है वैसे ही गणित में संख्याओं का भी व्यवहार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, सीधे सीधे मैच कर रहा है। तो ये हो गया, ऐसे रहेगा माइनस का x³ और प्लस का x स्क्वायर, इनके बीच में कुछ हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखो चर की पावर है 1, जब चर की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इनका भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी अलग ही रहेंगे। इनका भी नियम कानून सब अलग ही है, तो अलग ये भी अपना बनाए रहेंगे एक समाज। इनको देखो, ये है प्लस 8, तो ये एक अचर पद है। ठीक, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 जो चर है यहाँ पर वो किसी से मैच तो कर नहीं रहा है, तो ये भी किसी के साथ जुड़े घट नहीं सकते हैं। तो अब ये जैसे है ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसी में हमें देख करके वो निर्णय लेना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इस पूरे समीकरण को आप ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इस पूरे समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो चर कुछ लिखा ही नहीं है। हम चाहे तो लिख सकते हैं x की पावर 0, मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो भी यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो चर राशि की अधिकतम घात में कितनी मिली? 3 मिली। तो भैया चर राशि की अधिकतम घात इसमें 3 है, अर्थात इस समीकरण की जो डिग्री है, इस समीकरण का जो घात है वो 3 है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।
तो इसको हम लिख देंगे, क्योंकि यदि द्विघात समीकरण होता तो चर राशि की जो अधिकतम घात होती वो 2 होती। तो इसको हम लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब पहले प्रश्न का आखिरी सवाल है, यानी 8वां प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है x क्यूब, यहां पर बढ़ा देते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हम देखते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये तो जैसा लिखा है इसको ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यह है आपका x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, इनमें से सजातीय पद कोई है नहीं, इसलिए जुड़ेगा घटेगा है नहीं, ऐसे चुपचाप यहाँ पर बैठा रहेगा। तो इसको नीचे चुपचाप उतार लाओ, ऐसे कुर्सी से चले आओ हमारा नीचे, तो नीचे चले आए, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फिर अभी जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा था कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये सेम उसी की तरह है कि नहीं है कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें हमने देखा था, देखो ये हम लिखे यहाँ पर, देखो ये माइनस बी का होल क्यूब, सेम देखो कि नहीं, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है, माइनस के स्थान पर माइनस है, क्यूब वहां भी लगाया, क्यूब यहाँ भी लिखा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, सेम वही चीज है, बस केवल क्या है उसमें चिन्ह बदल जाता है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा सभी में। तो ये हो जाएगा बराबर आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा लिखा था कि a प्लस बी, और फिर इसके बाद में हमने जब यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद में इसका कैलकुलेशन किया था, गुणा किया था, इसमें हम पहले ही कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब इसका गुणा होगा a से तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक, और जब 3ab का गुणा होगा b के साथ तो हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये हमें रखना है, यहाँ पर माइनस है ना, ये हमारा यहाँ पर माइनस 3ab था, तो माइनस 3ab से जब गुणा होगा यहाँ पर प्लस b के साथ में, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस का 3a स्क्वायर b, और यहाँ पर हो गया माइनस का 3ab स्क्वायर। ये यहाँ पर ना समझ में आया हो तो एक बार ऐसे आप देख लीजिए, इसको हम लिखते थे कि हाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ये माइनस b। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यही मिलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस
इसके आगे लगा है 3ab के आगे, और यहाँ पर a के आगे प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस, और 3ab का जब गुणा होगा a के साथ में, तो ये तो इसका तो वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मैच कर नहीं रहा, a केवल है, तो ये का जब इससे गुणा हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर और b, और फिर यहाँ पर देखिए, अच्छा हाँ एक गलती देखो हो गई थी, हमने चेक किया तो पता चल गया। फिर यहाँ पर देखिए माइनस, और यहाँ पर भी तो माइनस है, तो जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और माइनस 3ab का जब आप गुणा करेंगे b के साथ, माइनस माइनस का तो हम गुणा कर ही चुके हैं, हमको प्लस मिल चुका है, अब 3ab का गुणा करेंगे b के साथ, तो 3a तो वैसे रहेगा, और b का गुणा होगा जब b के साथ तो हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब गलती इसमें क्या हो गई थी, देखो यहाँ पर है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, और फिर यहाँ पर है प्लस 3ab स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर गलती से मैंने माइनस 3ab स्क्वायर लिख दिया था, जिसको हम प्लस बनाए दे रहे हैं। अब सेम इसी पर हमें मान रख देना है, इसी पर हमें मान रख देना है, तो फिर हमें इसका जो विस्तार है, विस्तार रूप, वो हमको पता चल जाएगा। तो इसको हम चाहे तो यहीं पर इसको मिटा दें, यदि आप लोग समझ चुके हैं तो यहीं पर आप मिटा दीजिए इसको, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, और फिर इसको आप इस रूप में लिख दीजिए, और या फिर यदि आपने इस रूप में लिख दिया है इसके इधर, तो फिर आप आगे स्टेप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं तो इसे मिटा दे रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको हम इस रूप में सीधे सीधे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो भाई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो हम लिख देंगे 3 गुणे a की वैल्यू कितनी है, a की है x, तो हम लिख देंगे x, और b की वैल्यू है, अच्छा ये 3 माइनस का 3a स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर है माइनस का 3a स्क्वायर, और फिर b के स्थान पर है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। इसके बाद में प्लस 3ab स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 3, एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए a का मान कितना है x, तो हम लिख दिया x, और फिर b का मान है 2, तो हमने लिख दिया 2, और b यहाँ पर स्क्वायर में होता है। मैं यहाँ पर साइड में लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमने लिखा है a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर सर्वसमीका के रूप में, ये यहाँ पर लिख दिया है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने इसको इस रूप में लिखा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस, इसका जब आप गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 2 है तो 2 का 3 से गुणा होगा, 2 3 6x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आपको मिल जाएगा 3 का गुणा करेंगे x के साथ, तो हो जाएगा 3x। अच्छा पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अगले स्टेप में लिखते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर लिख दीजिए x, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, क्योंकि स्टेप मिस करने से कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप देखिए ध्यान से। अब इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस
6x² और प्लस 3 का गुणा 4 के साथ कर लो और फिर x के साथ कर दो तो 3 चौक 12 गुणे x 12x प्राप्त हो जाएगा। या आप ऐसे कर लो कि 3 गुणे 1 तो 3x और गुणे 4 तो 3 चौक 12x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखिए, इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, दोनों के सामने चिन्ह भी समान है, इधर भी प्लस है और इधर भी इसके सामने प्लस है, तो ये दोनों चिन्ह समेत कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखिए माइनस का 4x² है, यहाँ पर माइनस का 6x² है, तो ये इसको हमें पक्षांतर में लाना पड़ेगा। फिर देखो ये माइनस का x है और यहाँ पर है प्लस का 12x, इसमें भी हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। प्लस का 1 है और यहाँ पर है माइनस का 8, तो इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें पक्षांतर करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका माइनस का 4x², माइनस का 4x², सजातीय पदों को हम एक लिख रहे हैं। माइनस का 6x² इधर जब आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6x², प्लस का 6x², और फिर ये लिखा है यहाँ पर -x, तो हम लिखते हैं -x, और यहाँ पर क्या है प्लस का 12x है, इधर जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12x, और यहाँ पर है +1 तो हम लिख देते हैं +1, और इधर है माइनस का 8, इधर जब ये आएगा बराबर के इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा नहीं, मीन्स 0, यहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 0। अब इनके बीच में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसको माइनस का 4x² और प्लस का 6x² ये इकट्ठा लिखा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह से कई संख्याएं लिखी हैं तो उनके बीच में कैसे कैलकुलेशन होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। 6 ये लिखा भले ही पहले है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हमेशा धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या को घटाइएगा। तो 6x² में से 4x² को आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2x²। या आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप गुणांक को घटा दें, 6 में से 4 घटा 2, गुणांक जो यहाँ पर लगा है x² यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसके बाद में ये है -x और -12x, तो ध्यान से देखिए -x में क्या है, माइनस का 1x और ये है माइनस का 12x, दोनों ऋणात्मक संख्या है तो आपस में ये जुड़ जाएंगी और चिन्ह इनके आगे ऋण का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1x और 12x, ये हो जाएगा 13x और माइनस का 3 तो माइनस का 3 लगा रहेगा, तो ये हो गया 13x माइनस का। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 1 है और प्लस का 8 है, तो यानी कि धनात्मक संख्या है आपस में ये भी जुड़ जाएंगी, चिन्ह इनके सामने धन का रहेगा। तो 8 है 9 या 1 8 आप कह सकते हैं, तो भी 9 बराबर 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए पूरे समीकरण को, तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर चर राशि की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पर चर राशि की वैल्यू 1 है और यहाँ पर चर राशि की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस पूरे समीकरण में चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसी को हम लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको क्लास 10th की मैथ का सीरीज देखने को मिलता रहेगा, डेली टू डेली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन एक तरफ से सीरियल से आपको उन सभी प्रश्नों का हल देखने को यहाँ पर मिलेगा। हाँ, ये है कि कुछ प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि लिखे ना जाएं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के कारण, समय बचाने के लिए। तो आप अपने पास जब भी वीडियो को देखिएगा तो अपने पास बुक जरूर रखिएगा और बुक में से क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा और फिर उसका हल आप वीडियो में से देखते रहिएगा।
और इस तरह से आप देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ आप वीडियो चाहे सारा दिन देखेंगे, चाहे मैं आपको सारा दिन ऑफलाइन पढ़ाता रहूं, लेकिन आपकी समझ में तभी आएगा, आप गणित में तभी महारत हासिल करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और गणित विषय इसीलिए कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना मस्ट है। पिछली प्रश्नावलियों से भी जो भी पिछले क्वेश्चन हो चुके हैं या जिनको करवाया जा चुका है, जिनको निकाला जा चुका है, उनको भी आप सॉल्व करते रहें समय पाकर, तो आपका जो है गणित में रिवीजन बराबर होता रहेगा। आप रिवाइज करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को, और आप निरंतर सीखते जाएंगे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। इस चैनल पर आपको गणित विषय के साथ साथ योग के भी मीन्स जिसे आजकल योगा कहते हैं उसके भी वीडियोज आपको मिलेंगे। तो इस चैनल पर आप उन वीडियोज को भी देख करके उनमें जैसा बताया जाता है आपको उस प्रकार से आप आचरण करके, उस प्रकार से आप आसन को या प्राणायाम को करके स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।